नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भदौरी दौरा है। 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो में होंगे शामिल। थीम पेविलियन, कारपेट स्टॉल का करेंगे अवलोकन, कारागार और इसके अलावा बंदियों की कालीन प्रदर्शनी का भी अवलोकन करने वाले हैं। लघु फिल्म प्रसारण ब्रांड कारपेट का भी लोकार्पण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर बड़ी जानकारी। लघु फिल्म प्रसारण ब्रांड कारपेट का भी लोकार्पण करने के लिए अब शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ भदौरी के दौरे पर हैं, जहां पर भदोही में वो लगातार कारागार के कैदियों से मुलाकात करेंगे। 4 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ कारागार बंदियों की कालीन प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद होंगे। लघु फिल्म प्रसारण ब्रांड कारपेट का भी अवलोकन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का भदोही दौरा, 4 दिवसीय दौरे पर कारपेट एक्सपो में होंगे शामिल। इसको लेकर यह बड़ी जानकारी। थीम पेविलियन, कारपेट स्टॉल का अवलोकन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कारागार बंदियों की कालीन प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा लघु फिल्म प्रसारण ब्रांड कारपेट का भी अवलोकन करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में महिला आरक्षण अधिनियम से लेकर जाति जनगणना तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। बैठक में 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति, जाति जनगणना और कुछ अन्य विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी मुख्यालय में होने वाली कार्य समिति की बैठक में इस साल आखिरी में प्रस्तावित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की तैयारियां, देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, जाति जनगणना, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और कुछ अन्य रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस कार्य समिति की पिछली बैठक 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में हुई थी। कार्य समिति के पुनर्गठन के बाद ये पहली बैठक है। इसी के साथ ये बैठक कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहले वैचारिक और चुनावी सफलता दिलाने का संकल्प लिया था। इसको लेकर यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो इस वक्त की जानकारी जो हम आपको दिखा रहे हैं कि महिला आरक्षण अधिनियम पर चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इंडिया नेशनल कांग्रेस को लेकर यहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक चल रही है और इंडिया गठबंधन के बाद जो हैदराबाद में मीटिंग हुई थी, उसके बाद गठबंधन की अभी दूसरी मीटिंग है, जिसमें चुनाव को लेकर अब आगे तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है बैठक से जुड़ी? जरूर निशी, ये जो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसकी जो बैठक है उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है और वो बिंदु ये रहेंगे कि जो जातिगत जनगणना है, जातिगत जनगणना की हम बात करें या फिर जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी बात करें, ये दोनों बिंदुओं पर चर्चा होनी है। और आपको बता दूं कि ये जो बैठक हो रही है इसमें जो कांग्रेस, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर शामिल हैं और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन सारे राज्यों के चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी वहां पर मौजूद हैं। और इस पर खासा विषय ये है वहां के लिए कि जो जातिगत जनगणना की मांग जो लगातार विपक्ष कर रहा है, और आपको याद होगा कि अभी विपक्ष बिहार में जो मतलब सरकार है उन्होंने जातिगत जनगणना करके सर्वे का आंकड़ा जारी किया है। उसके बाद से कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है और ये लोगों के दिमाग में डालना चाहती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे और ये जातिगत जनगणना पूरे देश भर में होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है निशी की जो कांग्रेस है ये जातिगत जनगणना की बात कर रही है। प्रधानमंत्री एक तरफ से बोलते हैं कि जो कांग्रेस विपक्ष जो जातिगत जनगणना के लिए लगातार जो सवाल उठा रहा है वो हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के थ्रू। तो तमाम ऐसे सवाल है। उधर जो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ये बोल दिया गया है, ये घोषणा कर दी गई है कि अगर हमारी सरकार वापस से फिर से आती है राज्य में तो हम यहाँ पर भी जातिगत जनगणना कराएंगे। अब सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे पुरजोर तरीके से हमलावर है, अब ये इन सारी चीजों से वो कैसे निपटारा करते हैं, कांग्रेस कैसे इन सारी चीजों को जनता के समक्ष लेकर जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और अभी जो कयास जिस तरीके से पार्टी कार्यालय में बैठक तो चल रही है और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा भी आज
इस मीटिंग के दौरान घोषित कर दी जाएंगी। लेकिन कब तक बताया जा रहा है कि चुनाव हो सकते हैं? इस साल होंगे या फिर अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने की तारीखों का ऐलान हो सकता है? जरूर ऋषि, ये जो अभी PWC की बैठक है, 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस वार्ता होनी है। अब उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीखों की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि नवंबर दिसंबर एंड तक 5 राज्यों में चुनाव होंगे। अब देखने वाली ये इसकी पुष्टि तभी होगी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 12 बजे, उसके बाद से क्या तारीख तय करती है चुनाव की, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो पूरी जो ये बैठक का समीकरण है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ये बीजेपी लगातार सूची जारी की और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, हम यूं कह सकते हैं। और तो उधर जो अब कांग्रेस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के समर्थक वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सूची जारी कर रही है तो कांग्रेस ने अभी तक क्यों नहीं सूची जारी किया। तो अब कांग्रेस पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि अब तारीख भी 12 बजे आज पता चल जाएगी कि चुनाव की क्या तारीख होने वाले हैं। तो इसको लेकर अब कांग्रेस अपने प्रत्याशी और किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारने वाली है, किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ओम, जिस तरीके से बैठक में जाति जनगणना की बात की जा रही है और तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, तो क्या इस बैठक के बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो बदल सकता है? जरूर आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जो मैनिफेस्टो होगा कहीं ना कहीं उसमें जातिगत जनगणना का जिक्र होगा, क्योंकि अब हम चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर तमाम विपक्षी दल जो कि बीजेपी के विपक्ष में है, वो लगातार अब इस पर उनको मुद्दा मिल चुका है जातिगत जनगणना का, और वो कहीं ना कहीं से समर्थन तलाश रहे हैं कि इस पर अब जनता का समर्थन मिले और इसको लेकर ही हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और इस पर जनता से समर्थन मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पर अभी उदाहरण देखा है बिहार का, जो सर्वे जारी हुआ, सर्वे में आंकड़ा जारी हुआ, उसको लेकर तमाम पहले विवाद उठे थे। उसके बाद से जब आंकड़ा भी जारी हुआ उसके बाद भी ये विवाद उठे थे। उसके बाद जब तेजस्वी यादव का दावा है कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने बिहार में जातिगत जनगणना करा लिया है। ठीक है ओम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ ये बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इसको लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी भी देंगे। अमित शाह सहित कई बड़े अन्य अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर विश्वकर्मा समाज के लोगों के हित में कई ऐसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं, कई ऐसी अहम जानकारियां जुटाई जा सकती है। तो आपको बता दें, योजनाओं में मिलने वाले लाभ की भी जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसको लेकर ये बड़ी जानकारी, विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ बैठक होने वाली है। योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी भी देंगे। इसको लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अब गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकों में जनता के हित के मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह अब बैठक करने वाले हैं, इसको लेकर तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि विश्वकर्मा समाज के हितों में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी और उनको जानकारी भी दी जाएगी कि किस तरीके से विश्वकर्मा समाज के लिए अब जनता के आगे कई मुद्दे उठने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज 10 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वकर्मा समाज के साथ बैठक बुलाई है बीजेपी एक्सटेंशन ऑफिस में, और इसमें चर्चा होगी कि जो विश्वकर्मा योजना है उसके क्या क्या लाभ हैं, और ये सारी कवायद जो है बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना जो सार्वजनिक की गई है उसके बाद की जा रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना जो सार्वजनिक की गई थी उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या है। तो
जो विश्वकर्मा समाज है ये भी ओबीसी में आता है और कामगार समाज है। तो जो पिछड़े लोग हैं अब उनको पार्टी में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि बीजेपी को अभी तक स्वर्ण जातियों की पार्टी कहा जाता है। अब क्योंकि जनगणना में ये साफ हो गया है कि ओबीसी ज्यादा है और अभी 5 राज्यों में और फिर आम चुनाव भी होने हैं, तो इस सब को लेकर बीजेपी अभी से ही जुट गई है कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जोड़ा जाए। और कहा जा रहा है योजनाओं से मिलने वाले लाभों की भी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह देंगे। तो इस योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं शामिल होने वाली है, जिनकी जानकारी जुटाने के लिए वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और इसी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनता को इस योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं। विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। अब इसमें क्या क्या योजना है, क्या किस तरह से लाभान्वित विश्वकर्मा समाज को किया जा सकता है, उन सभी योजनाओं का जो प्रचार है या लोगों को बताने की कोशिश आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जाएगी। और इसमें कई ओबीसी समाज से जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो लबोलुआब यही है कि अब बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी चुनावों के मद्देनजर की जो पिछड़े हुए समाज हैं, ओबीसी हैं, पिछड़ा वर्ग है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ा जाए। सिर्फ ओबीसी को टारगेट किया जाएगा इस बैठक में या फिर इसके अलावा भी कई ऐसे तमाम जो जाति से जुड़े लोग हैं उनकी योजनाओं पर भी बातचीत की जाएगी? देखिए, क्योंकि विश्वकर्मा समाज के साथ ये बैठक है तो फिलहाल विश्वकर्मा समाज के लिए जो योजना बनाई गई थी विश्वकर्मा योजना, उससे क्या किस तरह से लाभान्वित लोग हो सकते हैं, क्या क्या उसमें योजना है, उसकी पूरी जानकारी आज बैठक के दौरान दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर आतंकी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर भी दिखने लगा है। दोनों ही तरफ से अब तक इस संघर्ष में 1100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इजराइल में अब तक 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ गाजा पट्टी में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद लंदन की सड़कों पर जश्न की वीडियो भी सामने आई है। बता दें कि हमास के हमले में इजराइल में 700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जहां इस हमले में पूरी दुनिया सदबद नजर आ रही है, वहीं लंदन की सड़कों पर हमास के हमले के समर्थन में जश्न मनाया जा रहा है। घटना के बाद लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और मेट्रोपोलिटन विभाग में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया जा रहा है कि इन घटनाओं की जानकारी है, जिसमें गाजा की सीमा पर इजराइल में जारी संघर्ष से संबंधित खबरों को सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। हम विभिन्न समुदाय के नेताओं से संपर्क भी जुटाए हुए हैं। तो आपको बता दें 48 घंटे तक जो ये अभी भी युद्ध छिड़ा हुआ है, लाखों लोग इसमें बेघर हो चुके हैं, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और गाजा पट्टी में लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 48 घंटे के अंदर 1100 लोगों की मौत की खबर अभी हाल फिलहाल समझ में आ रही है, लेकिन घायल भी तमाम लोग हुए हैं। इसके अलावा तमाम लोग बेघर हो चुके हैं। ये इजराइल और गाजा पट्टी में जो जिस तरीके से तमाम दृश्य हम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा पा रहे हैं वो कुछ ये है। आप देख सकते हैं कितनी मंजिलों की इमारत अब यूं ढहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार गोलाबारी का सिलसिला जारी है। कई लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से आपको बता दें लंदन की कुछ तस्वीरें इन वीडियोस में सामने आई हैं, जब सोशल मीडिया पर यह ट्रोल होता हुआ मामला नजर आया, जब लंदन की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है कि गाजा पट्टी द्वारा अब हमला शुरू कर दिया गया है, तो उसके समर्थन में अब लंदन की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो कुछ तमाम तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अब गाजा पट्टी से लेकर जो इजराइल की तमाम जगहें हैं वो धुआं धुआं हो चुकी हैं। लोगों की लाशों से आसपास के जिले घिर चुके हैं, क्योंकि लगातार मौतों का आंकड़ा कम होने की बजाय ज्यादा होता जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे तब इंडिया यानी कांग्रेस जीती थी। इस बार राज्यों में इंडिया जीतेगी, चाहे प्रदेश हो या फिर राजस्थान और तेलंगाना बोनस हो। तेलंगाना में भी कांग्रेस जीतेगी। तेलंगाना में बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिल रही है। तो
तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब शिवसेना का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर शिवसेना सांसद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार सभी राज्यों में अब कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। शिवसेना अपनी पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है। अब गठबंधन अपना रुख आजमाने वाला है। जिस तरीके से शिवसेना सांसद ताल ठोक कर बात कह रहे हैं, तो इसके पीछे जरूर योजनाओं का भंडार नजर आ रहा है कि किस तरीके से जनता को लुभाया जा सकता है। तेलंगाना में भी कांग्रेस जीत रही है। 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं टाइम पे, अच्छी बात है। उसमें से 3 राज्यों में तो 5 साल पहले इंडिया यानी कांग्रेस जीत गई थी। इस बार सभी राज्यों में इंडिया अलायंस जीत जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और तेलंगाना बोनस है। आप देख लीजिए, तेलंगाना में भी कांग्रेस जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें भी तेलंगाना में नहीं मिल रही। लेकिन मेरा इलेक्शन कमीशन से एक अपील है, 5 राज्यों की चुनाव की तारीख आप पिक्चर कर रहे हो, तो मुंबई महानगर पालिका 2 साल से चुनाव के लिए तरस रही है। यहाँ की जनता महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के साथ 14 महानगर पालिका के चुनाव अपने रोक कर रखे, और एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से आप यहाँ लूटमार और भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप यहाँ कब चुनाव लेने जा रहे हो, ये हमारा सवाल है। राज्य में अभी इसी बीच बड़ी खबर सामने आ गई है कि माफिया मुख्तार अंसारी पर आईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। बता दें कि बेशकीमती जमीनों को जल्द से जल्द जब्त करने की तैयारी में अब ईडी नजर आ रही है। पिछले हफ्ते डालीबाग में बेमानी संपत्ति पर जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। गाजीपुर के तनवीर सिंह नगर पर यहां पर खरीदी थी जमीन, और जिसके बाद तमाम जगहों पर छापेमारी का दौर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब मुख्तार अंसारी पर आईटी का कसेगा शिकंजा। 2 बेशकीमती जमीनों को जल्द से जल्द जब्त करने की तैयारी की जा रही है। पिछले हफ्ते डालीबाग में बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। गाजीपुर के तनवीर सिंह शहर के नाम से खरीदी गई थी ये जमीन, जिसके बाद अब लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, अब मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, इसको लेकर ईडी लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, तो क्या कुछ सबूत अभी हाल फिलहाल सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी की जो 2 बेशकीमती जमीन है उसको आयकर विभाग जल्द जब्त करने की तैयारी में। राजधानी के डालीबाग स्थित मुख्तार के इन दोनों संपत्तियों पर गाजीपुर पुलिस जो है पहले कुर्क कर चुकी है, लेकिन अब जल्द ही आयकर विभाग भी इस बेनामी संपत्ति को कुर्क करेगा। तो कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे इनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। जो संपत्तियां हैं उसको पहले गाजीपुर पुलिस इसको एक बार कुर्क कर चुकी है, लेकिन अब आईटी विभाग इसको बेनामी संपत्ति के तहत इसको कुर्क करेगा। ये संपत्ति जो है पहले इनकी पत्नी के नाम थी, उसके बाद इनकी तनवीर सहाय के नाम की गई, उसके बाद अब ये संपत्ति गणेश मिश्रा के इनके जो करीबी थे उनको बेच दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे शिकंजा कसता जा रहा है और ये संपत्तियां कुर्क की जा रही, और संपत्तियां जो उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी के ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता जा रहा है। जी, और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की कई जमीनों को जब्त कर चुकी है ईडी, अब उसके बाद जो कहा जा रहा है तनवीर शहर के नाम से खरीदी गई थी जो बेनामी संपत्ति, अब उस पर भी ईडी का शिकंजा है जो कसता जा रहा है। तो इसके अलावा तमाम ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर ईडी की अब आगे छापेमारी होने वाली है? देखिए, बिल्कुल पिछले 2 सालों में जितनी संपत्ति थी उनको कहीं ना कहीं चिन्हित कर लिया गया। जो संपत्तियां बची थी, देखिए पहले ये जो संपत्ति है इसको डालीबाग का लखनऊ का पार्थ इलाका है, वहां पर ये संपत्ति को पहले चिन्हित किया गया। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इस संपत्ति में इन्होंने सरकार की जो जमीन थी उसको भी कब्जा किया था। जो रास्ता निकला था वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पे भी कब्जा किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये तनवीर सहाय के नाम से खरीदी गई थी, उसके पहले इनकी पत्नी के नाम थी, उसके बाद इन्होंने इसको गणेश शंकर के नाम से बेच दिया। देखिए, अभी कई संपत्तियां ऐसी हैं जिसको और चिन्हित किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। प्रदेश में और कौन सी संपत्ति है उस पर भी सरकार जल्दी शिकंजा कसेगी, और आईटी विभाग लगातार ऐसी संपत्तियों को चिन्हित कर रहा है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सरकारी जमीनें थी उनको भी कब्जा किया गया, तो उसको भी लगभग अब खाली करा लिया गया है, और जो शत्रु संपत्ति है उसको भी कहीं ना कहीं अब सरकार धीमे धीमे इनके खिलाफ शिकंजा कसती जा रही है। और कई प्रदेश
ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर नैनीताल कालाडूंगी रोड पर शाम 7:15 बजे, जिसमें जिम कॉर्बेट म्यूजियम तिराहे पे करीब 13 किलोमीटर पहले हिसार हरियाणा के पर्यटकों की एक बस करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्चे, 5 महिलाएं समेत 7 की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में 28 लोग सवार थे। रेस्क्यू के दौरान मंगोली गांव में इंदर पत्थर की चपेट में आने से घायल हो गए थे। पोस्टमार्टम के लिए सभी शवों को हल्द्वानी भेज दिया गया है। सूचना मिलने के बाद एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान वहां रेस्क्यू के लिए मौजूद है। तो आपको बता दें कि 150 मीटर खैरी गाय में अब ये बस जा गिरी, जो हिसार हरियाणा से यहां पर पर्यटकों को बिठाकर आ रही थी, जिसके बाद तमाम लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 28 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसी तमाम जानकारी सामने आती रहती है कि उत्तराखंड में लगातार हादसों का शिकार होती हुई कुछ बसें सामने आई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए आज 9 अक्टूबर से इटली और फ्रांस के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि अपनी 2 दिनों की यात्रा के पहले चरण के दौरान रक्षा मंत्री रोम से इटली के रक्षा मंत्री गुड्डो कैस्ट्रो से मुलाकात करेंगे। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाया गया था। यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान राजनाथ सिंह पेरिस में अपने समक्ष फ्रांसिस सशस्त्र बल और बता दें कि सेबेस्टियन लोकुर्नो के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता पर सम्मिलित होंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी की है कि 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक समुदाय और इसके अलावा सहयोग से जुड़े सहित सशक्त और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर बातचीत की जाएगी। रोम और पेरिस में रक्षा मंत्री औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुई बीजेपी की संभाग स्तरीय कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कार्यकर्ताओं के साथ गहन मंथन किया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महिला सुरक्षा को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने का भी दावा किया। उन्होंने कहा है कि आने वाले 50 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान वर्तमान में महिला उत्पीड़न में सबसे ऊपर है। पिछले 5 साल में 19 बार बता दें कि पेपर लीक हुए हैं। ये भ्रष्टाचार से जुड़े हुए प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को दिशाहीनता की ओर ले जाने का ये दृश्य है। इंटरप्टेड बिजली सप्लाई में कोई ठिकाना तो आने वाले 50 दिन के बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान की जनता जो अभी मन बना चुका है उसकी प्रतिफलन होगा। राजस्थान महिला सशक्तिकरण की, महिला मर्यादा की, महिला अस्मिता की परंपरागत रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। कांग्रेस की नेतृत्व में इस प्रांत में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं की हुई। इसके एक प्रमुख कारण है रसूखदार लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसे घटनाओं में। पिछले 5 सालों में 19 बार पेपर लीक हुए हैं एग्जामिनेशन। विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए जो राज्य के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जामिनेशन है, यह भी अशोक गहलोत साहब की प्रशासनिक दक्षता की एक बहुत बड़ा मानक के रूप में सामने। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएनबी नेटवर्क।